हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। बेटा, इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं उन पर लेक्चर, उन पर रिवीजन किया है। अगर अपन प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये चैप्टर अपन रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, उस चैप्टर को नाम डालो और उसके जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखो, उसे रिवाइज करो। उसी सीरीज में एक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेटा जो टॉपिक अपन ने आज उठाया है दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आप सबको पता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नाम से क्या पता चल रहा है? कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स होंगे या कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। प्लांट की ग्रोथ का रेगुलेशन जो है वो दो चीजों से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर मतलब टेम्परेचर, लाइट, या फिर अगर अपन ने बात की इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। ऑक्सीजन आ सकती है, वाटर आ सकता है, या फिर ग्रेविटी भी आ सकती है। बेटा इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आता है? इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर दो चीजें आती हैं। इंट्रासेल्यूलर मींस सेल के अंदर कुछ है, यानी कि जेनेटिक फैक्टर, जीन। उसकी तो हम क्या स्टडी कर सकते हैं, वो तो जीन की स्टडी ही जेनेटिक फैक्टर की स्टडी है। इंटरसेल्यूलर में क्या आते हैं? इंटरसेल्यूलर में आते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स जो प्लांट को हर टाइप की कंडीशन में बचा के रखते हैं। फेवरेबल कंडीशन है तब भी बचाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन है तब भी बचाएंगे। उन सारे के सारे पर्टिकुलर ग्रोथ रेगुलेटर्स को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने लिया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इसके दूसरे नाम लिख सकते हैं आप, इसे हम कह सकते हैं प्लांट हार्मोन। ठीक बात, प्लांट हार्मोन, या फिर इसे हम कह सकते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन प्लांट के अंदर है। जैसे आपने एनिमल्स में भी तो बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े होंगे जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ऐसे बेटा प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ केमिकल्स हैं। ये केमिकल बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल हैं, लेकिन इनका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। कोई इंडोल ग्रुप से बने हुए हैं, कोई टर्पिन्स के बने हुए हैं, कोई कैरोटीनॉइड्स के बने हुए हैं, मतलब अलग अलग डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के बने हैं। यानी पीजीआर्स हम किसे कहेंगे? पीजीआर्स का मतलब हमने बोला स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल with diverse chemical composition, with diverse chemical composition। केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक बात, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है बेटा, इस इमेज के अंदर एक छोटा सा प्लांट सीडलिंग है। वो सीडलिंग अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न आपको दिए हुए हैं और उससे वो एक बड़ा प्लांट बन रहा है। ठीक बात, इसका मतलब ये कोई ना कोई सब्सटेंस तो रेगुलेट कर रहा है इसे। उसी रेगुलेटर्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। बेटा ये पीजीआर्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर्स। एक आपने बोले कौन से हो गए? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, राइट? और एक हो गए बच्चा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। डन, इसमें कोई इशू नहीं। दो टाइप के आपने लिए, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। बेटा जब अपन इनहिबिटर नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक इमेज सेट हो जाती है। इनहिबिटर यानी यार ग्रोथ को रोकेगा, इसका मतलब ये तो कोई अच्छा सब्सटेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्रोथ प्रमोटर किसे कहेंगे? जो प्लांट में ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे जो फेवरेबल कंडीशन में हो रही है। जैसे कि ये प्रमोटर सेल डिवीजन को बढ़ाएंगे, सेल डिवीजन को, सेल में होने वाले एनलार्जमेंट को बढ़ाएंगे,
सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करेंगे। एक पैटर्न का फॉर्मेशन करेंगे बच्चा। एक सीडलिंग है, जैसे आपने पिछले डायग्राम में देखा था, एक सीडलिंग है, सीडलिंग में पहले रूट बन रही है, उसके बाद शूट बन रहा है, इस चीज को प्रमोट करेंगे, यानी कि पैटर्न फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे, पैटर्न फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। बेटा ट्रॉपिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, लाइट की तरफ ग्रोथ करनी है, लाइट से अपोजिट फॉर्म में ग्रोथ करनी है, वो सारी चीजें बढ़ाई जाएंगी। प्लांट में फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, सीड फॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज है। इन पॉजिटिव एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा। ठीक बात है, जैसे कि फ्लावरिंग को बढ़ाया, अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग प्लांट पे अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। सीड फॉर्मेशन, और उसके अलावा बच्चे फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, इन सारी चीजों को बढ़ाया जाएगा। ऐसे कौन से हार्मोन है जो इनको बढ़ाते हैं बेटा? तो ऐसे हार्मोन्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हो जाएगा, एक तो ऑक्सीन, एक हो जाएगा बच्चे जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, और एक इसमें अपन ले लेंगे बेटा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन अपने आप में काफी बड़ा ग्रुप है, ऐसे हार्मोन जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। इनहिबिटर्स किसे कहेंगे? इनहिबिटर्स का मतलब वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी ना किसी तरीके से प्लांट को एडवर्स कंडीशन से बचाते हैं। जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में है, प्लांट में घाव हो गया है, कोई वुंड फॉर्मेशन हो गया है, या फिर प्लांट के पास वाटर नहीं है प्रॉपर। बेटा आपने अपने घर में दालें रखी हुई देखी होंगी, ये पल्सेस जो होते हैं 2 या 3 महीने से वैसे के वैसे पड़े। ऐसा तो नहीं है कि वो दालें बॉक्स में रखी हुई है, डब्बे में रखी हुई है और डब्बे के अंदर ही जर्मिनेट कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे घर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या चल रहा है बच्चे, कोई ना कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जरूर है जो उस सीड को डोरमेंट बनाए हुए है। स्ट्रेस कंडीशन यानी प्लांट के पास जब प्रॉपर वाटर नहीं है, उस कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, उसे स्ट्रेस कंडीशन से बचा रहा है, उसे डोरमेंट बनाए हुए है, यानी कि डोरमेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। इनहिबिशन, बेटा इनहिबिशन एब्सिशन कंडीशन को प्रमोट कर रहा है। एब्सिशन किसे कहते हैं बेटा? पत्तों का गिरना। कभी आपने ऑटम सीजन पतझड़ में देखा हो, घर से निकल के पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है भाई, लीफ पूरी की पूरी येलो हो जाती है। प्लांट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्लोरोफिल मेंटेन कर सके, वो फूड बना सके, तो वो क्या करता है? एब्सिशन करवा देता है। ऐसा कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? तो आपने बोला इस ग्रोथ हार्मोन का नाम है, इसी से नाम बना है एब्सिसिक एसिड, ABA। ठीक बात। अब बेटा एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो कि दोनों ही कैटेगरी से सिमिलैरिटी शो करता है, दोनों ही कैटेगरी से सिमिलैरिटी शो करे, दैट इज एथाइलिन, गैसियस ग्रोथ हार्मोन। ये बेटा गैसियस PGR है, ये एक ही ऐसा है जो गैसियस PGR है, गैसियस PGR। बेटा ये दोनों ही कैटेगरी में सिमिलैरिटी रखता है, लेकिन इसकी ज्यादा सिमिलैरिटी जो है वो एज ए इनहिबिटर है। दोनों से सिमिलैरिटी रखता है, पर इसकी ज्यादा जो सिमिलैरिटी है वो एज ए इनहिबिटर है। ठीक बात। अब बेटा इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ऐसा तो नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था इस ग्रोथ रेगुलेटर में कि ये डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के होंगे, मतलब इनमें केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग टाइप का होगा, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर ऑक्सीन की बात करें तो ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड इसका बना हुआ है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये इंडोल ग्रुप का बना हुआ है। नेक्स्ट बेटा जिब्रेलिन्स की बात करें तो जिब्रेलिन में आप बात कर रहे हैं GA3 की, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। बेटा ये टर्पीन्स है, ये टर्पीन्स है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन की बात करें अगर अपन, तो बेटा साइटोकाइनिन जो है
ये एडिनिन डेरिवेटिव्स हैं, एडिनिन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक बात। और ये जो साइटोकाइनिन है इसका एक फेमस एग्जांपल है बच्चे काइनेटीन, 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 ठीक बात। और ये काइनेटीन किसका बना हुआ है? N6 फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, N6 फॉर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन। ABA जो है ये किसका बना हुआ है? ABA बना हुआ है बेटा कैरोटीनॉइड्स का, कैरोटीनॉइड्स का। एथाइलिन, एथाइलिन जो है वो एथीन जो पर्टिकुलर केमिकल है उसका बना हुआ है। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले अगर कभी भी किसी ग्रोथ रेगुलेटर की बात शुरू होती है तो सबसे पहले कौन से ग्रोथ रेगुलेटर का नाम लिया जाता है? वो लिया जाता है ऑक्सीन का नाम। सही बात है। ये आपके सामने इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, अभी हमने लिखा था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये थर्ड नंबर कार्बन पे इसमें क्या लगा हुआ है? एसिटिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिटिक एसिड ग्रुप। ये थर्ड नंबर पर आपने बताया लगा हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये पूरा का पूरा इंडोल रिंग है, ये दैट इज इंडोल रिंग, ये पूरे इंडोल रिंग हो गई, ठीक बात है। तो आगे बढ़े अपन इसमें। सबसे पहले ऑक्सीन वर्ड का मतलब क्या है? ऑक्सीन एक बेटा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। वर्ड कौन सा था? ऑक्सेन, ऑक्सेन। और ऑक्सेन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। ऑक्सेन का मतलब होता है टू ग्रो। अगर अपन इसकी डिस्कवरी की बात करें तो बेटा ऑक्सीन अपने आप में बहुत ही फेमस ग्रोथ रेगुलेटर है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक फादर और एक सन डार्विन एंड डार्विन ने की, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने एक बहुत अजीब चीज देखी। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ हार्मोन्स है ना, इनकी डिस्कवरी जो है वो एक बाय चांस डिस्कवरी है। बाय चांस डिस्कवरी जिसे अपन साइंस की भाषा में बोलें तो सर्पेंडिटी बोलते हैं, सर्पेंडिटी। जितने भी ग्रोथ हार्मोन है इसकी डिस्कवरी एक सर्पेंडिटी है। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो साइंटिस्ट थे ये खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते डिस्कवरी हो गई, ऐसा नहीं है। या फिर ये गेम खेल रहे थे, गेम खेलते खेलते डिस्कवरी कर ली, ऐसा भी नहीं है। डिस्कवरी का मतलब है कि ये कोई ना कोई केमिकल पर काम कर रहे थे, हाँ इस पर नहीं कर रहे थे लेकिन किसी दूसरे पर कर रहे थे, और जब ये किसी दूसरी चीज पर काम कर रहे थे तो डिस्कवरी बाय चांस हो गई। इसका मतलब आपको भी पढ़ाई लगातार करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप सोचें कि चलो रिजल्ट फेवरेबल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार कांस्टेंट स्पीड से आपको लेबर मेहनत जो है वो अपनी लगानी पड़ेगी। तो अपन आते हैं डार्विन एंड डार्विन पर। इनका एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। सबसे पहले बेटा पोएसी का मेंबर है कैनरी ग्रास, इसका बॉटनिकल नेम भी लिख सकते हो फेलेरिस कैनारेंसिस, ये इसका बॉटनिकल नेम, एक पोएसी का मेंबर है। इस पे इन्होंने क्या देखा कि कोलियोप्टाइल किसे कहते हैं? बेटा कोलियोप्टाइल अपन कहते हैं छोटी सीडलिंग को। अभी जमीन में बीज डाला है, उसे छोटी सीडलिंग बनी है, दैट इज कोलियोप्टाइल। इन्होंने देखा कि उस कोलियोप्टाइल को जब एक साइड से यूनिलेटरल जब उसको एक साइड से लाइट दी जाती है तो वो लाइट की तरफ बेंट हो जाता है। इन्होंने सोचा ऐसा क्या है भाई कि हम एक साइड से लाइट दे रहे हैं और लाइट की तरफ ही बेंट हो रही, ऐसा क्या है इसके टिप पार्ट में? तो इन्होंने डिस्कवरी करके बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया बच्चे? एक कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया, मतलब एक छोटी सीडलिंग ली, ठीक बात। इस सीडलिंग को मानो यहां से लाइट दे रहे हैं, यहां से ये लाइट है, ये अपना सोलर रेडिएशन का सोर्स है सन, यहां से अपन लाइट दे रहे हैं। तो ये प्लांट जो है ना, ये प्लांट यहां लाइट की तरफ बेंट हो गया। तो भाई कहा गया कि ऐसा क्या है इसके टिप पार्ट पे? तो पता चला कि इसके टिप पार्ट पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल बन रहा है। वो स्पेशल टाइप का जो केमिकल है वो धीरे धीरे, जैसे मान लो इस तरफ से लाइट आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है, तो जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके उस अपोजिट पार्ट में ये केमिकल बन रहा है। ये केमिकल नीचे की तरफ आता है और इसके नीचे की तरफ आने से
ये जो वॉल है, ये जो सेल है, ये एक्सपेंड हो जाती है, ये ऐसे एक्सपेंड हो जाती है और इसके एक्सपेंड होने की वजह से ये लाइट की तरफ बेंट हो जाता है। वो केमिकल वाकई में कोलियोप्टाइल पर ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस बात को बताने के लिए इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। देखो, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है और इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि वो पर्टिकुलर केमिकल जो है वो कहीं ना कहीं टिप पार्ट के ऊपर ही बनता है, जो कि बेंडिंग कॉज कर रहा है, जो कि बेंडिंग कॉज कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस टिप पार्ट को कट किया। हाँ बच्चे, इन्होंने क्या किया, इस टिप पार्ट को कट किया। जब बच्चे इस टिप पार्ट को कट किया तो कोई बेंडिंग नहीं हुई, इट मींस कुछ ना कुछ टिप पार्ट में ही था। फिर इन्होंने क्या किया बच्चे, इसका जो बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट, उस बेसल पार्ट को कवर कर दिया। ये इस बेसल पार्ट को आप कवर कर दीजिए, किसी एक शीट से कवर कर दीजिए। हो सकता है ना, इन्होंने सोचा कि क्या पता वो केमिकल नीचे बेस में बनता हो, धीरे धीरे ऊपर जाता हो, बट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जब बेस पार्ट को कवर किया तो कोई फर्क नहीं हुआ, इसने ऐसे ही एज इट इज बेंडिंग शो की। बेटा इन्होंने फिर ट्रांसपेरेंट कैप भी लगाई, इन्होंने ओपैक कैप लगाई, हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए, हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए। जब बच्चे इन्होंने ट्रांसपेरेंट कैप लगाई, जब इन्होंने ट्रांसपेरेंट कैप, ये अभी जो मैंने कैप लगाई है, ये मैंने ट्रांसपेरेंट कैप लगाई है। बेटा ट्रांसपेरेंट कैप से लगाने से क्या होगा, जिस तरफ ये लाइट डाली जाएगी वो इस पे गिरेगी। भाई ट्रांसपेरेंट है तो इसके पार जाएगी लाइट, और प्लांट का टिप क्या करेगा, प्लांट का टिप जो है वो इस तरीके से बेंडिंग शो करेगा, राइट। फिर बेटा इन्होंने एक ओपैक कैप लगाई। ओपैक कैप का मतलब ऐसा कैप जिससे प्रॉपर लाइट नहीं जा पा रही है। इन्होंने क्या किया, एक ओपैक कैप लगाई, ये ओपैक कैप लगाई है, इससे लाइट नहीं जा पा रही है। अगर लाइट नहीं जा पा रही है तो स्टिमुलस नहीं मिलेगा, और स्टिमुलस नहीं मिलेगा इट मीन्स यहां पर फॉर्मेशन नहीं होगा। थोड़ा सा बच्चे ये वापस से स्लाइड ऑन पोजीशन आ गई ना, हाँ बेटा, तो चलिए अब यहाँ पे ओपैक कैप लगाई गई है। ओपैक कैप लगाने से क्या होगा, लाइट नहीं आ पाएगी, और अगर लाइट नहीं आ पाएगी तो फिर बेंडिंग नहीं होगी। यानी कुल मिला के इन्होंने बताया, कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया, किसने, डार्विन एंड डार्विन ने। कब किया था ये अगली स्लाइड में पता चल जाएगा, 1880 में किया था। इन्होंने देखा कि प्लांट का जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट में कोई ना कोई स्पेशल टाइप का केमिकल बन रहा है, और वो केमिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। नेक्स्ट बेटा इसमें लिया गया ये वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि डार्विन एंड डार्विन ने परफॉर्म किया। अब एक एक डायग्राम को आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, बहुत सिंपल है, आसान सा है, इसमें कुछ भी टफ नहीं। सबसे पहले बेटा ये कोलियोप्टाइल है, इसमें इस तरफ से लाइट दी गई है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये शेडेड पार्ट है जो कि एक्सपेंड हुआ, ये शेडेड पार्ट है, शेडेड साइड ऑफ कोलियोप्टाइल गेट एक्सपेंडेड। जिस तरफ से हमने इल्यूमिनेशन दिया है उसके अपोजिट वाली सेल जो है वो एक्सपेंडेड हुई है। नेक्स्ट में क्या किया गया, टिप पार्ट को रिमूव, टिप पार्ट को रिमूव कर दिया। इसका मतलब अब वो ऑक्सीन केमिकल जो टिप पर बन रहा था वो नहीं बन पाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। फिर बेटा ओपैक कैप से कवर किया, ओपैक कैप से कवर करते ही देखो बेंडिंग हो गई। नेक्स्ट क्या किया गया, इसको ओपैक कैप को नीचे बेस पर लगाया। क्या फर्क पड़ेगा बेस पे लगाने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेंडिंग वैसी की वैसी होगी। बेटा ये इसी सीरीज में एक्सपेरिमेंट किसने किया है, बॉयसन और जेनसन का किया हुआ है। यहां तक के जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारा का सारा डार्विन एंड डार्विन का था, 1880 में इन्होंने परफॉर्म किया था। और इसके बाद वाला जो है वो किसने परफॉर्म किया है बच्चे, बॉयसन जेनसन ने परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, दो चीजें प्लेस की। एक बार इन्होंने जिलेटिन ब्लॉक डाला। बेटा आप सबको पता है ये एक एल्गी से मिलने वाला सब्सटेंस जिलेटिन ब्लॉक, ये लिविंग मटेरियल की तरह, लिविंग टिश्यू की तरह बिहेव करता है।
मतलब जो ऑक्सीन बनेगा वो इस जिलेटिन से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और बेंडिंग होगी। लेकिन अगली बार इन्होंने क्या किया, यहां पर माइका प्लेट लगाई, मतलब एक मेटल की प्लेट लगाई। जो केमिकल यहाँ पे बन रहा है वो नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, वो इस माइका प्लेट पर ही रुक गया है। इट मींस जिस केमिकल के बारे में डार्विन एंड डार्विन बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी लिविंग टिश्यू से डिफ्यूजन शो करता है। अगर यहाँ जिलेटिन ब्लॉक लगाया था तो डिफ्यूजन हुआ है, अगर माइका प्लेट लगाई है तो डिफ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन लेते हैं FW वेंट का। बेटा वेंट के एक्सपेरिमेंट में ध्यान से सुनना, मेन डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को ही दिया जाता है। तो सबसे पहले वेंट को किस बात का क्रेडिट दिया जाता है वो सुनते हैं। ही इज क्रेडिटेड फॉर, FW वेंट, ही इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन। सबसे पहले तो ऑक्सीन की डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है। दूसरी खास बात, जो ऑक्सीन टर्म है उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। टर्म ऑक्सीन, ये ऑक्सीन टर्म देने वाले भी यही थे, ऑक्सीन टर्म देने वाले भी यही थे। नेक्स्ट बच्चा आपने बताया कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीन को आइसोलेट किया, और इन्होंने ऑक्सीन को आइसोलेट कैनरी ग्रास से नहीं किया था, इन्होंने किया था एवेना सटाइवा यानी कि ऑट जई जो है उसके सीडलिंग से। ठीक है। फर्स्ट आइसोलेट द ऑक्सीन, फर्स्ट आइसोलेट द ऑक्सीन फ्रॉम ऑट सीडलिंग, ऑट सीडलिंग, ऑट सीडलिंग से इन्होंने आइसोलेट किया। और बेटा आपने अच्छे से सुन रखा है, अच्छे से आपको ध्यान है, इसी से इसका बायो एसे भी बना है। बायो एसे, एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना यानी जई का प्लांट जो है उसमें कर्वेचर हुआ है, इस बात का टेस्ट किया गया है। ठीक बात। क्या किया भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक, ये ऑट प्लांट है, ऑट प्लांट की सीडलिंग ली है। ठीक बात। बच्चे इसका टिप पार्ट जो है वो कट कर दिया है। ठीक है, टिप पार्ट को कट कर दिया है, और इस टिप पार्ट को किसके नीचे रखा है, मतलब इसको किसके ऊपर रखा है, अगार ब्लॉक के ऊपर रखा है। अगार केमिकल सबको ध्यान है ना, अगार किससे मिलता है, हमें मिलता है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से, जो कि एक रेड एल्गी है, उनसे मिलने वाला एक कॉलॉइडल फाइकोकॉलॉइड है अगार। इस अगार ब्लॉक के ऊपर उस टिप पार्ट को रखा है। अब होगा क्या बच्चे, इस टिप पार्ट के ऊपर ऑक्सीन बना हुआ है, वो सारा का सारा ऑक्सीन नीचे किस में आ जाएगा, वो सारा का सारा ऑक्सीन इस नीचे अगार में आ जाएगा। देखो पहले ये पिंक कलर का था, ये टिप पार्ट पिंक कलर का था, पिंक कलर ऐसा डिनोट किया है कि ऑक्सीन है। अब वो सारा का सारा ऑक्सीन कहाँ पे आ गया, इस अगार ब्लॉक में आ गया। ठीक बात है। एक तो हमने कंट्रोल प्लांट लिया है, कंट्रोल प्लांट का मतलब हमने ऐसा अगार रखा है जिसमें ऑक्सीन नहीं है। अब देखो इस अगार ब्लॉक में ऑक्सीन नहीं है, ऑक्सीन नहीं है तो कोई कर्वेचर नहीं हो रहा है। जैसे ही आपने इसके ऊपर ऑक्सीन वाला अगार ब्लॉक रखा, ये नीचे देखो धीरे धीरे ब्लू पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ये जो पिंक कलर का पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ऑक्सीन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे कर्वेचर होगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीन है उतना ज्यादा कर्वेचर है। यानी इस बायो एसे में क्या बोला गया था, इस बायो एसे में बोला गया था कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन is directly proportional to angle of curvature, is directly proportional to angle of curvature, curvature के एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात इसके अंदर बोली गई थी। ठीक बात। तो इनको किन किन चीजों को क्रेडिट दिया जाता है इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट बच्चे अपन लेते हैं इसमें ऑक्सीन का सिंथेसिस, ऑक्सीन का जो टाइप्स हैं वो सारे। सबसे पहले एनसीईआरटी की एक लाइन को ध्यान से सुनना बच्चे। एनसीईआरटी में दिया गया है कि फर्स्ट टाइम ऑक्सीन जो है वो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ठीक बात है। तो ये लाइन ध्यान रखना आप, फर्स्ट टाइम ऑक्सीन
isolate from human urine। ठीक बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों को ध्यान रहेगा। और किया किसने है वो भी आप नोट कर सकते हैं, कॉग और हैंगस्मिथ ने किया था, हैंगस्मिथ ने, इन्होंने आइसोलेट किया था। ठीक बात। ऑक्सीन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो आपने बताया इसका सिंथेसिस एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड का नाम है बच्चे ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से होता है। और एक और खास बात सभी बच्चों को अच्छे से पता है, इसमें जिंक काम में आता है। जिंक जो है वो ऑक्सीन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये बनता कहां पर है, जनरली ये टिप पार्ट पर बनता है। जनरली इट इज प्रोड्यूस ऑन टिप ऑफ शूट। शूट टिप को क्या बोलते हैं भाई, शूट टिप पे प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, साम, SAM, श्याम या सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके अलावा बच्चे टिप ऑफ रूट, रूट के टिप पर बनता है, यानी कि RAM, रैम, इस टिप पर ये बनता है। तो इसका सिंथेसिस ध्यान रहेगा बच्चे, कौन सा अमीनो एसिड काम में आता है। और एक खास बात और, जैसे मान लो ये शूट टिप पर बना है, शूट टिप पर बनने के बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बच्चे। इसका ट्रांसपोर्ट के लिए आप अलग से कॉलम बना के ध्यान में रखना, इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि बेसिपिटल होता है। इट मींस ये दोनों पोलर एंड पे बन रहा है, तो ये पोलर नेचर का होगा, ये पोलर नेचर का होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट बच्चे अपन लेते हैं इसका टाइप। अगर अपन इसके टाइप की बात करें तो बेटा ऑक्सीन बेसिकली दो टाइप का है। एक है बच्चे नेचुरल ऑक्सीन और एक है बेटा सिंथेटिक ऑक्सीन, आर्टिफिशियल ऑक्सीन, सिंथेटिक ऑक्सीन। सबसे पहले नेचुरल ऑक्सीन किसे कहते हैं, जो नेचर में अपने आप बन रहा है, हम डायरेक्ट प्लांट से आइसोलेट कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल ऑक्सीन। नेचुरल ऑक्सीन में क्या क्या आ गया, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक और ले सकते हैं बच्चा IBA। देखो ये जो IBA है ना, जिसे अपन कह रहे हैं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल और आज के टाइम में ये सिंथेटिक भी बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसे नेचुरल में दिया हुआ है, हम इसे नेचुरल में लिख रहे हैं। लेकिन कभी आपके सामने ऐसा कोई MCQ आ जाए तो आप ध्यान रखना ये सिंथेटिक फॉर्म में भी बनाया जाता है, राइट। देखना बेटा, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। सिंथेटिक कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे, सिंथेटिक में हो गया NaA, NaA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। उसके अलावा बच्चे, उसके अलावा हो जाएगा 2,4-D एंड 2,4,5-T। इनसे रिलेटेड एक अच्छी सी स्टोरी भी आप सुनोगे, एजेंट ऑरेंज वाली, जो आपने हो सकता है अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी हो। 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरो, ये कॉमा है बच्चे, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक हो जाएगा बच्चे 2,4,5-T, वही है 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये है सिंथेटिक। नेक्स्ट बच्चे अपन अब आते हैं फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। ध्यान से सुनना,
फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आती है दैट इज एपिकल डोमिनेंस। अगर हम कहें कि भाई जैसे कि ऑक्सीन अगर प्रेजेंट है तो वो हमेशा प्लांट के एपिकल बड की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मतलब ऑक्सीन क्या कहता है कि केवल प्लांट जो है वो लगातार लंबाई में बढ़ता रहे, उसके साइड की ब्रांचेस ना बढ़े। यानी कि हायर प्लांट में जो ऑक्सीन है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बड की ग्रोथ को बढ़ाता है एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड की ग्रोथ को इनहिबिट करता है एंड इनहिबिट the growth of lateral bud की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि लेटरल बड ग्रोथ करे तो हमें एपिकल बड क्या करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी। डायग्राम में देखना बच्चे, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये एपिकल बड प्रेजेंट है। ये एपिकल बड लगातार ग्रोथ करती जा रही है, प्लांट की लीव्स ग्रोथ कर रही है लेकिन साइड की कोई भी ब्रांच ग्रोथ नहीं कर रही है, क्योंकि टिप पार्ट क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीन रिलीज कर रहा है। वो ऑक्सीन नीचे की तरफ आ रहा है और लेटरल ब्रांच की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट कंडीशन में आपने क्या किया, टिप पार्ट को कट कर दिया। टिप पार्ट को कट करते ही जितनी भी लेटरल ब्रांचेस थी वो ग्रोथ करने लग गई। तो अगर हमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में अगर हम ये चाहते हैं कि प्लांट थोड़ा बुशी बने, मतलब उसकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस हो, तो हमें टिप पार्ट को कट करना पड़ेगा। ये चीज कहाँ काम में ली जाती है, ये चीज बच्चा काम में ली जाती है टी प्लांटेशन में। हमें चाय के प्लांट में क्या चाहिए भाई, हमें उसका बुशी नेचर चाहिए। हमें ये चाहिए कि उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा लीफ ग्रो करे ताकि हमारा फायदा ज्यादा हो। तो क्या किया गया, देखो बेटा ये प्रूनिंग करवाई गई है। प्रूनिंग का मतलब एपिकल बड जो है उसे कट किया गया है। एपिकल बड को कट करने से साइड की ब्रांचेस देखो कितनी शानदार ग्रो कर रही हैं और ये प्लांट कैसा हो गया है, बुशियर हो गया है। मतलब ऐसा पूरा भरा भरा सा प्लांट दिखने लग गया है। ऐसे ही अगर खेत के चारों तरफ हैज बनाई जाती है, उस हैज को बनाने में या फिर गार्डन में आपने देखा होगा कि जो गार्डनर होता है वो ज्यादातर प्रूनिंग करता रहता है, कट करता रहता है टिप पार्ट को। रीजन कि वो ग्रासेस सारी एक जैसे साइज की बन जाए, बुशी नेचर की बन जाए, उसमें काम में लेते हैं, हैज मेकिंग में काम में लेते हैं, हैज मेकिंग। तो ये आपको ध्यान में रहेगा बच्चे, एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं इसके अंदर रूट इनिशिएशन। ध्यान से सुनना, आप स्टेम कटिंग, रूट कटिंग ये सब सुना है। जैसे नया शुगर केन अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखो बच्चे ऐसे एक शुगर केन लेंगे या रोज का प्लांट कोई भी, इस पे बेटा नोड और इंटरनोड ये सब प्रेजेंट होती है और इसके नोड पार्ट से बहुत सारी रूट्स जो है वो निकल रही होती हैं। तो इसको ऐसे कट किया जाएगा कि उस स्टेम कटिंग में इसका नोड पार्ट जरूर आ जाए। ये एक स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग। उस स्टेम कटिंग में इसका नोड पार्ट जरूर आ जाए और हम इसको किस में डिप कर देंगे, हम इसको डिप कर देंगे बच्चा ऑक्सीन में। और ये क्या प्रमोट करेगा इसके अंदर, एडवेंटिशियस रूट का बनना। एडवेंटिशियस रूट का बनना जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो ये रूट इनिशिएशन में का काम हो गया। स्टेम कटिंग में वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बच्चे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ते हैं फ्लावरिंग में। देखो दो आपको इमेजेस दी गई है, ध्यान से देखना, दो आपको इमेजेस दी गई है। एक देखो ये पाइनएप्पल है, इसमें बिल्कुल भी फ्लावर्स वगैरह कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे। इस टाइम में बच्चा आपने ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया है। ये ऑक्सीन के स्प्रे के बाद की बात है। तो ऑक्सीन का स्प्रे करने के बाद आप देखो क्या हुआ है कि पाइनएप्पल में प्रॉपर एक्टिन्स का फॉर्मेशन,
ये एकिन्स है बच्चे, एकिन्स। इटैरियो ऑफ एकिन शो करता है ना, तो ये एकिन्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। वैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह करते हैं एकिन का फॉर्मेशन, ये तो एग्रीगेट फ्रूट्स में भी आ सकते हैं। सॉरी बच्चे, तो यहाँ पर आपने बताया कि ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। एक बात यहाँ पे नोट कर लेना, एथाइलिन भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में। एथाइलिन ओनली फ्लावरिंग को नहीं, फ्लावरिंग के साथ साथ सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेटअप को भी प्रमोट करता है। तो आपने बताया फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। दूसरी बात बच्चे देखो, अगर ये आपने टोमेटो बनाया है नॉर्मल, तो इसमें बहुत सारे सीड होते हैं, लेकिन अगर वही आपने ऑक्सीन का स्प्रे करवा के पाइनएप्पल का टोमेटो बनाया है, तो उस टोमेटो के अंदर सीड नहीं होंगे, दैट इज पार्थेनोकार्पिक, सीडलेस फ्रूट बनेगा। यानी कि पार्थेनोकार्पिक किसमें प्रमोट करता है? इन टोमेटो। नॉर्मली पार्थेनोकार्पिक जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्रमोट करता है, लेकिन अगर टोमेटो के लिए पूछ लिया जाए तो वो ऑक्सीन करेंगे अपन। नेक्स्ट बच्चा एब्सिशन। एब्सिशन मतलब लीफ का झड़ना, लीफ का गिरना। तो बेटा ये हमेशा अर्ली स्टेज में क्या करेगा? एब्सिशन को इनहिबिट करेगा। लेकिन लेटर ऑन स्टेज, मैच्योर कंडीशन में लीफ मैच्योर हो चुकी है, फ्रूट मैच्योर हो चुका है, तो ये एब्सिशन को प्रमोट करेगा। यानी आपने बताया प्रिवेंट एब्सिशन इन अर्ली स्टेज में प्रिवेंट किया जा रहा है, और प्रमोट किस में किया जा रहा है बच्चे? मैच्योर कंडीशन में प्रमोट किया जा रहा है एब्सिशन को। एब्सिशन का मतलब जो कोई भी प्लांट का पार्ट है उसका प्लांट से अलग होना, दैट इज एब्सिशन। नेक्स्ट बच्चा अगर अपन बात करें एज ए वीडीसाइड, देखो एक आपने बात सुनी हो, एक इसमें केमिकल है 2,4-D और 2,4,5-T। ये क्या करते हैं बेटा? ये डाइकॉट वीड को इफेक्ट करते हैं, ये डाइकॉट वीड को खत्म कर देते हैं, लेकिन मोनोकॉट वीड पे कोई इफेक्ट नहीं है। नॉट शो एनी इफेक्ट इन मोनोकॉट वीड। बेटा मोनोकॉट वीड तो वैसे भी बहुत ज्यादा पतली सी होती है, आप उसे डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। बेटा एक आपने इन दोनों के मिक्सचर को पता है क्या बोलते हैं? 2,4,5-D और 2,4,5-T। सॉरी, ये है 2,4,5-T, ये है 2,4,5-T। बेटा इसके मिक्सचर को पता है क्या बोलते हैं? इसके मिक्सचर को अपन बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। बेटा जब यूएसए और वियतनाम की लड़ाई हो रही थी, फाइट चल रही थी, तो जब यूएसए के प्लेन जो है ना, यूएस के जो प्लेन है वो जब वियतनाम के ऊपर से निकलते थे ना, तो वियतनाम वाले क्या करते थे, बहुत सारी ऐसे डाइकॉट वीड लगी हुई थी, वो उस डाइकॉट वीड के पीछे छुप जाते थे और वो यूएस वाली मिलिट्री को खत्म करते थे। तो यूएस मिलिट्री ने क्या किया, ये एजेंट ऑरेंज जो है इसका स्प्रे करवा दिया। इसका स्प्रे करवाते ही जितनी भी डाइकॉट वीड थी वो सारी की सारी डाइकॉट वीड खत्म हो गई, और अब वो आसानी से वियतनाम के जितने भी मिलिट्री थी उसे देख के उसे खत्म किया। तो ये वहां पर देखो कितनी बढ़िया साइंस लगाई गई है। नेक्स्ट बेटा जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, कोई इशू नहीं है, जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, और बेटा सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। एक बच्चे यहाँ पे और लिख लेना, ये सेल एक्सपेंशन को भी प्रमोट करता है, सेल वॉल एक्सपेंशन को भी प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है बच्चे? एक बहुत बढ़िया डायग्राम आपको दिया गया है, ये देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में एक चैनल लगा हुआ है, इससे प्रोटॉन क्या किए जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डाले जा रहे हैं, मतलब सेल वॉल में डाले जा रहे हैं। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज, पैक्टिन, इसका बना हुआ है। तो जब H+ आयन ऑक्सीन इसको क्या कर रहा है भाई, पूरा सिग्नल दे रहा है इस पूरे पंप को।
H प्लस आयन क्या करेंगे, यहां पर जो भी मटेरियल है, सेल्यूलोज है, पैक्टीन है, उसको लूज कर देंगे, सेल्यूलोज पैक्टीन उसको लूज कर देंगे और ये सेल जो है पूरी की पूरी इलोंगेट हो जाएगी, सेल वॉल एक्सपेंशन होगा इससे। ठीक बात है। तो ये सारे के सारे बेटा ऑक्सीन के फंक्शन थे। अब आपको यहाँ पे एक समरी बनानी है, ये आप सभी बच्चों का टारगेट है कि आपको यहाँ पे ऑक्सीन के फंक्शन की समरी बनानी है। जैसे अगर ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो एक तो हो जाएगा बच्चे एपिकल डोमिनेंस, और ये समरी चार्ट जो है ना वो सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। डन। नेक्स्ट बच्चे अगर अपन बात करें तो आपने बोला रूट इनिशिएशन, याद है ना, रूट इनिशिएशन, स्टेम कटिंग वाले में रूट इनिशिएट करता है, सबको याद है। नेक्स्ट बच्चे अपन लेते हैं इसमें फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट बच्चा आपने लिया पार्थेनोकार्पी, किसमें पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, ऑक्सीन में, ऑक्सीन टोमेटो में पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट बच्चे एब्सिशन, एब्सिशन इनिशियल कंडीशन में एब्सिशन नहीं करवाता, लेकिन मैच्योर कंडीशन में एब्सिशन जरूर करवाता है। नेक्स्ट बच्चे आपने लिया हर्बिसाइड और वीडीसाइड, हर्बिसाइड और वीडीसाइड, ये अभी अपन ने पढ़ा एजेंट ऑरेंज, उससे क्लियर हो जाएगा एजेंट ऑरेंज से। नेक्स्ट बच्चे आप इसके अंदर ले सकते हैं जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बच्चे आप इसमें ले सकते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। एक बेटा ये कभी भी लेटरल बड की ग्रोथ को नहीं बढ़ाता ना, तो ये पोटैटो को वो डोरमेंट बना के रखता है, तो एक आप इसमें पोटैटो डोरमेंसी भी ले सकते हैं, जिसे तोड़ेगा कौन, एथाइलिन, बना के कौन रखेगा उसे, ऑक्सीन। तो ये आपके सामने ऑक्सीन के कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बच्चे। आज की क्लास में अपन ने ग्रोथ रेगुलेटर जो है उस पर डिस्कस किया है, दैट इज ऑक्सीन। नेक्स्ट क्लास में बच्चे अपन मिलेंगे इसी के आगे के पार्ट से, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड सो ऑन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।